हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से 11th क्लास की, और सबसे बेसिक चैप्टर, सबसे फंडामेंटल चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिटेल में स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। और ये देखें कि जो पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कार्बन की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग और बाकी की केमिस्ट्री यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अलग। एक अकेला कार्बन हाइड्रोजन जो है वो इतने सारे कंपाउंड बना लेते हैं कि हमें एक सेपरेट केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कंपाउंड कितने सारे कंपाउंड्स हैं, जैसे हम बायोलॉजी में देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम उनको क्लासिफाई करके उनकी स्टडी करते हैं। वैसे ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनको हम क्लासिफाई करके इनकी स्टडी करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दोस्तों, क्लासिफिकेशन जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करते हैं, सबसे पहले हम ओपन चेन एंड साइक्लिक चेन, इन दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करते हैं। एसाइक्लिक और ओपन चेन, इनको हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। These are also known as aliphatic. Aliphatic means derived from animal fat, which derive from animal fat. तो यहां aliphatic यानी ओपन चेन और साइक्लिक कंपाउंड। अगेन साइक्लिक कंपाउंड जो हैं, इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, और ये कैटेगरी है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स मेड अप ओनली फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, या ये कहें साइक्लिक चेन में ओनली कार्बन प्रेजेंट होंगे। साइक्लिक चेन में होमोसाइक्लिक, कार्बन के अलावा एक्सेप्ट कार्बन, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सब अगर साइक्लिक चेन में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं तो ऐसे में हम इनको कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इनको अगेन हम 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, दैट इज एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक का मीनिंग होता है कि जो ओपन चेन कंपाउंड की प्रॉपर्टी शो करे, यानी साइक्लिक कंपाउंड हो बट प्रॉपर्टीज आर जस्ट लाइक ओपन चेन कंपाउंड्स, दीज आर एलिसाइक्लिक। या इसको हम कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं, एलिसाइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक। इसमें एग्जांपल देखें, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोपेन की तरह ही है, बट ये साइक्लिक है, और प्रोपेन जो है वो ओपन चेन है। एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं स्पेसिफिक, इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स के नंबर फिक्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साइक्लिक रेजोनेंस होता है, प्लेनर होते हैं, ये बहुत सारे इसमें कैरेक्टर्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के। अगेन ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये वर्ड डेराइव हुआ है फ्रॉम एरोमा। एरोमा यानी स्मेल, फ्रेग्रेंस। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखें तो यहां हम देखते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स होने चाहिए, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए, और हक्कल रूल फॉलो करने चाहिए, यानी पाई इलेक्ट्रॉन शुड बी 4n+2। यहां n क्या है? n है होल नंबर, 0, 1, 2, 3, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड को अगेन 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं, और ये कैटेगरी है बेंजीनोइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड यानी जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व हो, बेंजीन रिंग जैसे फिनॉल, और नॉन बेंजीनोइड जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं हो, जैसे एजुलिन। एरोमेटिक है बट बेंजीन रिंग इन्वॉल्व नहीं है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड को भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक अगेन वही कि प्रॉपर्टी एरोमेटिक जैसे, ओपन चेन जैसी हो। एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये दोनों कैटेगरी हमने इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक की भी बना दी। तो दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन। इसके अलावा अगर हम एलिसाइक्लिक की बात करें तो इसको हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, नोमेनक्लेचर। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतने सारे अगर कंपाउंड हैं तो इनमें हम कैसे किसी की नेमिंग करेंगे, उसके रूल्स हमें पता होने चाहिए, नोमेनक्लेचर हमें आना चाहिए। तो सबसे पहले देखें, नोमेनक्लेचर के अंदर एब्रिविएशन फॉर एल्काइल ग्रुप। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। नोमेनक्लेचर में सब्स्टिट्यूएंट एक पार्ट होता है जो नेम को स्टार्ट करता है, जो पेरेंट चेन के साइड में रहता है, पेरेंट चेन के साइड चेन में रहते हैं। उसमें हम कुछ एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं, जैसे आइसोप्रोपाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल,
टर्सरी ब्यूटाइल एंड नियोपेंटाइल। ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं जो हम एल्काइल ग्रुप्स जिनको यूज करते हैं। एल्काइल ग्रुप की नेमिंग हम एल्काइल ग्रुप का यूज हम कॉमन नेम्स में भी यूज कर सकते हैं और IUPAC नोमेनक्लेचर के सब्स्टिट्यूएंट में भी यूज कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन एल्काइल ग्रुप्स हैं, बहुत यूज होगा इनका आगे। अब हम IUPAC नेमिंग के रूल देखते हैं। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रूल इज नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच्ड चेन एल्केन। सबसे पहले हम ब्रांच चेन एल्केन इसकी बात करते हैं, एल्केन की नेमिंग करते हैं हम। रूल से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज आइडेंटिफाइड। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है। नाउ नंबरिंग इज डन सो दैट ब्रांच कार्बन एटम गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। यानी अगर हमें ब्रांचिंग के बाद नंबरिंग करनी है, नंबरिंग हम इस साइड से करेंगे जिस साइड से जो ब्रांचिंग वाला कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट वाला कार्बन है, उसको लोवेस्ट नंबरिंग मिले, यानी उसको प्रायोरिटी मिले। नेक्स्ट वन इज फॉर टू सब्स्टिट्यूएंट्स present at equivalent position, then the lower number given to the one coming first in alphabetical listing। तो यहां पर हम देखें, अगर हम सपोज करें कि दोनों साइड लेफ्ट राइट दोनों साइड से अगर सब्स्टिट्यूएंट मोर देन वन है और दोनों की पोजीशन सेम आ रही हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट, फॉर ब्रांच्ड एल्काइल ग्रुप्स the carbon atom of the branch to the root alkane is numbered such as। तो यहां पर हम देखें, यहां हम देख रहे हैं कि जो पेरेंट चेन है इसकी हमें नंबरिंग किस तरह से करनी है। एक ये जो एल्काइल ग्रुप है, पेरेंट चेन से जो कनेक्टेड ग्रुप होता है जिसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यानी साइड चेन कह सकते हैं, ब्रांच चेन कह सकते हैं। ब्रांच जो चेन होती है उसमें कैसे नंबरिंग करनी है, तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है जो कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड है वो फर्स्ट काउंट होगा, यानी नंबरिंग में फर्स्ट कार्बन वही होगा जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड हो। यानी यहां से हमने नंबरिंग की, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग है ये 1 2 3 4 यानी ब्यूटाइल, लेकिन इस ब्यूटाइल के फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पर ऑल्सो मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो ये नाम हो जाएगा, इसकी नेमिंग हो जाएगी 1,3 डाई मिथाइल ब्यूटाइल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखें, while numbering the name of substituent in alphabetical order, the prefix iso and neo are considered to the part of fundamental name। यानी iso and neo इनको हमें एज ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, आइसो आई और न्यू का एन यूज करना है अगर ये सब्स्टिट्यूएंट में यूज हो रहे हैं। बट secondary, tertiary, these are not considered to the part of fundamental name। यानी अगर सेकेंडरी ब्यूटाइल वर्ड आ रहा है तो यहां सेकेंडरी को कंसीडर नहीं करेंगे, ब्यूटाइल के बी को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर आइसो ब्यूटाइल है तो यहां आई भी कंसीडर होगा। नेक्स्ट, if two chains are of equal size then the chain is to be selected which contain more number of side chain। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास कुछ ऐसी कार्बन चेन है, मोर देन वन कार्बन चेन, जिनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, कार्बन चेन में, देन अगर हमें इसमें नंबरिंग करनी है, साइड चेन इसमें नंबरिंग करनी है, तो हमें उस कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसमें साइड चेन मैक्सिमम हो। हमें साइड चेन के कार्बन नहीं देखने, नंबर ऑफ साइड चेन देखनी है। जैसे ये एग्जांपल अगर हम देखें, इस एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो इस एग्जांपल में अगर हम ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं तो स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये ब्रांचिंग वाली कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही कंडीशन में 10 है, लेकिन अगर हम इसमें ये कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं स्ट्रेट वाली कार्बन चेन, तो हमें 3 सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएंगे, 3 सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन अगर ये ब्रांचिंग ये साइड वाली कर लेते हैं तो केवल 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, ओनली 2।
तो हम 3 सब्स्टिट्यूएंट वाली चेन को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, साइक्लिक कंपाउंड की अगर हमें नेमिंग करनी है, अच्छा एक सेकेंड, इसमें हम नेमिंग करें तो नेमिंग में सबसे पहले हम साइड चेन में अपने पास मिथाइल ग्रुप है और एक ये पूरी कार्बन चेन है जिसको हम कहेंगे 2 इथाइल ब्यूटाइल। यहां से अगर देखें 1 2 3 4 सेकेंड पर इथाइल है, 2 इथाइल ब्यूटाइल, और ये पूरा का पूरा ग्रुप 5th कार्बन पर है। क्योंकि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है अपने को, नंबरिंग अपने को राइट साइड से स्टार्ट करनी है क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट पास में है। 3rd कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो 3 डाई मिथाइल, टोटल 10 कार्बन है डिकेन। तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर देंगे। नाउ अब साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड में अगर कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सिंपल हम कहेंगे साइक्लो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, साइक्लोपेंटेन। लेकिन अगर यहां पर ब्रांचिंग है तो इनको भी नंबरिंग करनी है, और अगर मोर देन 1 सब्स्टिट्यूएंट हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे, मिथाइल एंड प्रोपाइल। मिथाइल एंड प्रोपाइल, मिथाइल प्रोपाइल में आइए अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखें तो मिथाइल पहले आएगा, तो मिथाइल की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से अपन इसकी नेमिंग कर देंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं? एक ऐसे ग्रुप जो कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिसाइड करते हैं। कंपाउंड की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ये फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही होती हैं। हमने एल्केन की नंबरिंग देख ली, अब सब अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो कैसे करें? तो यहां कुछ रूल्स हैं। क्या रूल है? द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज आइडेंटिफाइड विच डिटरमाइन द चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट सफिक्स। तो यहां पर क्या होगा, पहले हमें मॉलिक्यूल में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना होगा। जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम एप्रोप्रिएट सफिक्स यूज करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स यूज होता है और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होता है। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट the functional group is attached at the carbon atom possessing lowest possible number in the chain। इसका मतलब क्या है? अगर हमने कोई कार्बन कंपाउंड देखा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो हमें जो नंबरिंग करनी है उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की इस तरह से करनी है कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है या फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है इसको लोवेस्ट नंबरिंग मिले, यानी हमें इनको प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल देखें। इससे पहले अगर हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेलेक्ट करना है और फंक्शनल ग्रुप मोर देन 1 हो तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर हमें ध्यान रखना है। इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, एल्कोहल, NH2, एल्काइन, एल्कीन, इस तरह से हमें कैटेगराइज, ये हम प्रायोरिटी देख रहे हैं। इसमें अगर हम देखें, जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, इसमें कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, तो यही फंक्शनल ग्रुप होंगे। नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि इन दोनों कीटोन को लोवेस्ट नंबरिंग मिले। तो अगर हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, देन 1 2 3 4 5 6 2 एंड 4 इस पर आ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप। देन हेक्सेन 2,4 डाई ऑन, कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ऑन, और ऑन है इसलिए डाई ऑन। नेक्स्ट एग्जांपल में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 फंक्शनल ग्रुप्स, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। यहां हम नंबरिंग करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 मेंबर इसमें कार्बन चेन है। 5th पोजीशन पर ऑक्सो, यानी यहां पर जब हम देखें एल्डिहाइड कीटोन एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं तो इनका प्रीफिक्स यूज होगा और इनका प्रीफिक्स होगा ऑक्सो। 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। राइट साइड में देखें,
यहां पर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, नंबरिंग हम अल्कोहल से करेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन चेन है, जिसमें सेकंड पर है अल्कोहल, फोर्थ पर है डबल बॉन्ड, यानी 5 कार्बन यानी पेंट, 4 इन फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड एंड 2 ऑल, ये OH की पोजीशन को शो कर रहा है 2 ऑल। नेक्स्ट देखें इसके बाद में साइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जांपल जिसमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है और बेंजीन रिंग के साथ में सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। यहां हम अगर सब्स्टिट्यूएंट देखें बेंजीन पर, क्लोरीन NO2 नंबरिंग हम इस तरह से करेंगे कि तीनों सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबरिंग मिले। बस एक ध्यान रखना है कि बेंजीन में हमें कभी भी डबल बॉन्ड की पोजीशन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को कंसीडर करना है। नंबरिंग हमने करी 1 2 एंड 4th पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, यहां 2 भी आएगा, मिसप्रिंट हो गया है, 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, यहां नाइट्रो ClCH3, नंबरिंग हम कहां से करेंगे CH3 से, क्योंकि यहीं से लोवेस्ट पोजीशन मिलेगी तीनों को। 2 क्लोरो 1 मिथाइल 4 नाइट्रो बेंजीन, इस तरह से नेमिंग हो जाएगी बेंजीन की। ये था फर्स्ट पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर। सेकंड हम आते हैं पार्ट में और ये है आइसोमेरिज्म। सेकंड पार्ट आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में अगर हम देखें तो इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में देखते हैं। वैसे आइसोमेरिज्म का मीनिंग होता है सेम बट डिफरेंट, यानी जो सेम हो बट डिफरेंट हो। तो यहां सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट होगी इसमें स्ट्रक्चर, यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ये हो जाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सबसे पहला इसका पार्ट है चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डिफरेंट क्या होगा यहां पर, डिफरेंट साइड चेन और पेरेंट चेन। जैसे यहां पर पेंटेन 5 कार्बन चेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहां कार्बन चेन 4 कार्बन की और मिथाइल ग्रुप, तो पेरेंट चेन चेंज हो गई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही चल रहा है, यहां भी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन कार्बन चेन डिफरेंट। नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में सेम कार्बन चेन होनी चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट। इनमें से किसी एक की पोजीशन डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में यह है प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल, OH की पोजीशन यहां पर डिफरेंट है। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे यहां एक एग्जांपल हमने एल्डिहाइड कीटोन का ले रखा है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम हो, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो होता है पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में होता है, जिसमें फंक्शनल ग्रुप मिडिल में होगा, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स होंगे, डिफरेंट कार्बन चेन्स होंगी, इसी को हम कह देंगे मेटामेरिज्म, ठीक है ना। यानी डिफरेंट कार्बन चेन, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड और बोथ साइड ऑफ पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे ईथर का एक एग्जांपल देखें, यहां ईथर में दोनों तरफ अगर हम कार्बन चेन देखें, मिथाइल प्रोपाइल, इथाइल इथाइल, तो दोनों की लेफ्ट साइड डिफरेंट, दोनों की राइट साइड डिफरेंट। हमें यहां एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को नहीं देखना, हमें एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से कंपेयर करा के देखना है कि दोनों मॉलिक्यूल में कंपैरेटिवली दोनों की लेफ्ट साइड, दोनों की राइट साइड डिफरेंट होनी चाहिए। इसके बाद आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर भी सेम होती है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। तो यहां देखें क्या डेफिनेशन है,
द कंपाउंड दैट हैव सेम कॉन्स्टिट्यूशन यानी सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला एंड सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो बट डिफर इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर एटम और ग्रुप इन स्पेस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्पेस में इनका ओरिएंटेशन, इनका कॉन्फ़िगरेशन, इनका अरेंजमेंट डिफरेंट मिलेगा। इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल दोनों को कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं, दैट इज कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट है। इसके बाद में ये तो था आइसोमेरिज्म का पार्ट, और इसके बाद नेक्स्ट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ फंडामेंटल्स अपने को देखने हैं, और वो फंडामेंटल्स क्या क्या हैं कि मॉलिक्यूल जो होता है, सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन होनी है उस पर अटैकिंग रिएजेंट रिएक्शन करेगा। अटैकिंग रिएजेंट यानी जो रिएक्शन करने वाला है, सबस्ट्रेट जिस पर रिएक्शन होनी है, एक इंटरमीडिएट बनता है और ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कभी कभी इंटरमीडिएट से बाई प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं। यहां मोस्टली क्या होता है कि अटैकिंग रिएजेंट्स जो होते हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स ये इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, बट सबस्ट्रेट ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। चलिए देखते हैं इसके अंदर। सबसे पहले कोई भी रिएक्शन अगर होनी है तो उस रिएक्शन में पहले बॉन्ड ब्रेक होंगे। पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट बॉन्ड ब्रेकिंग देन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो चलिए पहले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और बॉन्ड को ब्रेक करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं, टू टाइप्स हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज को होमोलाइसिस भी कह सकते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज को हेट्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। पहले हेट्रोलाइसिस देखते हैं, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। इसमें आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा और बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो आयंस में डिवाइड होंगे। तो यहां देखें हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए फैशन दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। यानी कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड के, किसी एक एटम के पास रह जाएंगे, जिसके पास वो इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे एनायन बन जाएगा, जिससे वो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो केटायन बन जाएगा। यानी यहां आयंस बनेंगे केटायन एंड एनायन। तो इसमें हम देखते हैं, वापस हम पीछे चलते हैं, इसमें एक और था होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक में फ्री रेडिकल्स बनेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हेट्रोलाइसिस से हम पहले बना रहे हैं इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन जो होता है इंटरमीडिएट, ए स्पीसीज हैविंग ए कार्बन एटम पोजेसिंग सेक्सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटायन। हेट्रोलाइसिस से बनने वाला एक आयन जिसमें आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, कार्बोकेटायन होगा। The alkyl group directly attached to the positively charged carbon stabilize the carbocation due to inductive and hyperconjugation effect. कार्बोकेटायन से डायरेक्टली जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होते हैं, इनके प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जो एल्काइल ग्रुप का होता है, अल्फा हाइड्रोजन का होता है, ये इसमें फॉलो होते हैं और ये स्टेबलाइज करते हैं कार्बोकेटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, क्योंकि कार्बोकेटायन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर कोई एल्काइल कोई ऐसा ग्रुप है जो इनको इलेक्ट्रॉन दे सकता हो तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और इलेक्ट्रॉन देने वाले यहां दो इफेक्ट है एल्काइल ग्रुप के, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। मोर हाइपर कॉन्जुगेशन, लेस लीस्ट। तो यही इनका ऑर्डर है स्टेबिलिटी का, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल कार्बोकेटायन। नेक्स्ट है कार्ब एनायन। जैसे हमने हेट्रोसाइक्लिक में कहा था विच हैव इलेक्ट्रॉन्स, यानी जिसके पास वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, वो बन जाएगा ए स्पीसीज, ए कार्बन स्पीसीज कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्ब एनायन। कार्ब एनायन, कार्ब एनायन इज जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3,
और अगर कार्बोकेटाइन की बात करें तो वो sp2 था। sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा एंड स्ट्रक्चर इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या ये कहें जस्ट लाइक पिरामिडल शेप, अमोनिया की तरह होती है इसमें स्ट्रक्चर, और स्टेबिलिटी ऑर्डर जस्ट रिवर्स टू कार्बोकेटाइन। तो यहां जो एल्काइल ग्रुप होंगे, ये एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव आयन जो होते हैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो चाहेंगे कि उनसे कोई इलेक्ट्रॉन ले। अगर हम इनको इलेक्ट्रॉन देंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेंगे एक तरह से। तो ये ऑर्डर हो जाएगा 1 डिग्री मिथाइल मैक्सिमम, देन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। 3 डिग्री आर लीस्ट स्टेबल कार्ब एनायन। नेक्स्ट होमोलाइटिक क्लीवेज, ये तो था हेटेरोलाइटिक, नाउ होमोलाइटिक। होमोलाइटिक में हम क्या देखेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसमें जो स्पीसीज बनती हैं इनको हम नाम देते हैं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स। देखें इसमें वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड गोज विद ईच बॉन्डेड एटम रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। यानी जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिन जिन में जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स थे। सपोज करें ए और बी में कोई बॉन्ड है, ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास, बी का बी के पास, और सेपरेट, यानी बॉन्ड ब्रेक हो गया विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इन पर कोई चार्ज नहीं होगा, न पॉजिटिव चार्ज न नेगेटिव चार्ज, दीज आर न्यूट्रल फ्री रेडिकल्स। न्यूट्रल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी हम देखें, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज जस्ट लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, कार्बोकेटाइन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, और दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी। तो यहां वही ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड मिथाइल। सेम रीजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई, सेम एज कार्बोकेटाइन, जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। नाउ अब हम रिएजेंट्स की बात करते हैं। अटैकिंग स्पीसीज, अटैकिंग स्पीसीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी जिसको न्यूक्लियस से अट्रैक्शन हो। न्यूक्लियस में होता है कार्बोकेट पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन, जो प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हो, और प्रोटॉन की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे जिनके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। न्यूक्लियोफाइल, ए रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द रिएक्टिव साइट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जो लोन पेयर लेकर आए, लोन पेयर डोनेट करे, तो ये हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल, जस्ट लाइक लुईस बेस। H2O अमोनिया, CH3O माइनस, SH माइनस, यानी लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल की बात करें, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज विच ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वी कॉल इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। एंड a reagent that takes away an electron pair from reactive site is called electrophile. एग्जाम्पल है इसमें AlCl3 जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, BF3 जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल है, NO2 प्लस Cl प्लस, दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रहे हैं तो कुछ इफेक्ट की हमें यहां स्टडी करनी है, और वो सबसे पहला इफेक्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है कि पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप्स, यानी इसमें सिग्मा बॉन्ड की पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होती है, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। इस वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है कोवेलेंट बॉन्ड में, पॉजिटिव नेगेटिव बन जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, एक तरह से डाइपोल बन जाता है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब यह हो गया, अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड रहेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ स्लाइटली डिस्प्लेस्ड रहेंगी। इट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ओनली सिग्मा बॉन्ड पे अप्लाई होगा। द इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड
related to the ability of substituents to either withdraw or donate electron density to the attached carbon atom. कार्बन एटम से अगर कोई ग्रुप अटैच्ड है तो वो कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ये अलग अलग एबिलिटी, डिफरेंट एबिलिटी होती हैं ग्रुप्स की। और इसको हम ये परमानेंट इफेक्ट है, यानी ऑलवेज ऑपरेट्स होगा। और 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप्स होते हैं प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। प्लस आई के एग्जाम्पल हैं एल्काइल ग्रुप या नेगेटिव चार्ज भी कह सकते हैं। ऑल एनाइन हैव प्लस आई इफेक्ट एंड ऑल एल्काइल ग्रुप हैव प्लस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट में NO2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर एल्कोहल, ईथर, NH2 ग्रुप, हैलाइड, हैलोजेंस ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे माइनस आई के। नाउ सेकेंड इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, दैट इज रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट देखने के लिए पहले हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखना चाह रहे हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर जो होती हैं वो 2 स्ट्रक्चर्स में, 2 डिफरेंट ये कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रक्चर में ये एग्जिस्ट करता है, और ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बॉन्ड्स। यानी अगर हम कहें रेजोनेंस की डेफिनेशन हम क्या कहें, तो रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है इफ एनी कंपाउंड जस्ट लाइक बेंजीन will exist in more than one structure and no one structure is completely explained. No one structure is completely explained that property of this compound. यानी अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, और मोर देन वन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, कोई भी स्ट्रक्चर कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता उस मॉलिक्यूल को, then these structures are known as resonance structure, and this phenomena is known as resonance, just like benzene, 2 resonating structures. These structures are resonance structure. Resonance structures are imaginary or hypothetical structures, but hybrid of 2 structure is real structure. Now actual structure is resonance hybrid ऑफ 1 and 2, यानी अगर मान लो कोई 2 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों का जो हाइब्रिड होगा, 2 स्ट्रक्चर्स का जो हाइब्रिड होगा, दैट इज रियल स्ट्रक्चर। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, इसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल एंड इंडिविजुअली डू नॉट रिप्रेजेंट एनी रियल मॉलिक्यूल। रियल मॉलिक्यूल को तो कौन रिप्रेजेंट करता है? रियल मॉलिक्यूल को तो रेजोनेंस हाइब्रिड रिप्रेजेंट करता है। Now next, the energy of actual structure of the molecule is lower than that of any of the canonical structure. यानी जो रियल स्ट्रक्चर होती है मॉलिक्यूल की, इनकी जो एनर्जी होती है, ये किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर की, किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी से लोअर एनर्जी होगी, और एनर्जी लोअर होगी मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर and the lowest energy resonance structure is called the resonance energy। यानी कि किसी भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर की एनर्जी, उसकी अगर हम बात करें, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर्स यानी हाइब्रिड एंड द लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो लोवेस्ट एनर्जी रेजोनेंस स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इनके बीच में जो गैप आएगा, एनर्जी का डिफरेंस आएगा, दैट इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। रेजोनेंस इफेक्ट जैसे इंडक्टिव इफेक्ट था, अब रेजोनेंस इफेक्ट भी देखते हैं। इट इज ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट। इट ऑपरेट्स थ्रू पाई बॉन्ड। रेजोनेंस में क्या होता है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब इनमें जो मूवमेंट होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे आएंगे, आना जाना लगेगा, और ये आना जाना किसका होगा? पाई बॉन्ड्स का। इस बेसिस पर हम 2 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन जाएं कि आए। प्लस आर, और इसको प्लस एम इफेक्ट भी कह सकते हैं। प्लस आर और प्लस एम, ये जो इफेक्ट्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जिनके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज हो। हेलोजेंस
लॉन पेयर है हेलोजन में, OH लॉन पेयर, OR लॉन पेयर, ऑक्सीजन एस्टर ग्रुप, NH2 ग्रुप, दीज ऑल हैविंग लॉन पेयर। नाउ -R और -M, इसको -M भी कह सकते हैं, इसको +M भी कह सकते हैं। M यानी मीजोमेरिक इफेक्ट, R यानी रेजोनेंस इफेक्ट, एक ही बात है। -R में मल्टीपल बॉन्ड कनेक्टेड होंगे डायरेक्टली, COH कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड, एल्डिहाइड कार्बन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड, साइनाइड कार्बन नाइट्रोजन में मल्टीपल बॉन्ड एंड NO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्ड। यानी लॉन पेयर या नेगेटिव चार्ज हो +R+M, मल्टीपल बॉन्ड हो -R या फिर -M। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है जो रिएक्शंस में ऑब्जर्व किया जाता है, बाकी सब तो ऑलवेज हमें अप्लाई करना ही है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट केवल रिएक्शंस में फॉलो होता है ओनली इन प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। इट इज टेम्परेरी इफेक्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड शो दिस इफेक्ट इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में अगर हम पाई बॉन्ड को की शिफ्टिंग करें, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, इट इज ऑफ टू टाइप। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसको हम कहेंगे +E इफेक्ट। जैसे यहां इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो +E इफेक्ट, जो एल्कीन एल्काइन में देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोफाइल के आने से कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी यहां पर इंटरमीडिएट भी कार्बोकेटाइन बनेगा, अटैकिंग स्पीसीज भी इलेक्ट्रोफाइल होंगी। +E इफेक्ट में, -E इफेक्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो भी एनायन बनेगा। एनायन एनायन, नेगेटिव 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 इफेक्ट, पहले था पॉजिटिव 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 इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट, तो ये टेम्परेरी इफेक्ट है। लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इट ऑल्सो परमानेंट इफेक्ट, और दोस्तों ये डीलोकेलाइजेशन है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स का। इट इन्वॉल्व्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड of an alkyl group which attached with atom of unsaturated system or an atom with unshared p orbital। यानी अगर alkyl ग्रुप जो है ये कार्बोकेटाइन का या फिर पाई बॉन्ड या फिर फ्री रेडिकल से अगर कनेक्टेड हैं तो यहां इफेक्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जैसे यहां कार्बोकेटाइन का एक एग्जांपल ले रखा है, और ये हाइड्रोजन जो होता है, इसमें देखो खास बात, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट अपनी पोजीशन रिटेन रखता है। पोजीशन इसमें रिटेन रहेगी, तो यहां पोजीशन इसमें रहेगी और कार्बन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होंगे। इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन को एक नाम और देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे कार्बोकेटाइन से या मल्टीपल बॉन्ड से या फ्री रेडिकल से कनेक्टेड एल्काइल ग्रुप में, उसका इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको साइंटिस्ट के नेम पर बेकर नाथन इफेक्ट भी कहेंगे, बेकर नाथन इफेक्ट। तो दोस्तों ये था हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये शॉर्ट में बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।